हिमालय की गंगा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने आपको हरिद्वार में गंगा नदी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी और गंगा नदी का उत्तराखंड का सफर हरिद्वार में आकर समाप्त होता है। यानी हरिद्वार से गंगा नदी आगे जब निकलती है तो बालावली के रेलवे पुल के बाद से वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में एक बैराज उस पर बना हुआ है और उसके बाद फिर वो सीधे गढ़मुक्तेश्वर की ओर प्रस्थान करती है। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का एक बहुत प्रमुख केंद्र है। हापुड़ जिले में आने से पहले गढ़मुक्तेश्वर जिला गाजियाबाद का हिस्सा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, इन सारे जनपदों के लोग धार्मिक प्रयोजन के लिए गढ़मुक्तेश्वर आते हैं और गढ़मुक्तेश्वर में गंगा तट पर स्नान करते हैं। गंगा दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गढ़मुक्तेश्वर में विशाल मेलों का आयोजन होता है। गढ़मुक्तेश्वर एक पशु मेले के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर गधों का मेला लगता है और गढ़मुक्तेश्वर में मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर के कारण से उसका नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। और NH-24 पर जो दिल्ली से गाजियाबाद के रास्ते लखनऊ के लिए जो हाईवे है उसके तट पर ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी बहती है। जिन लोगों ने गंगा नदी को हरिद्वार में देखा है और उसके बाद जब वे उसे उत्तर प्रदेश में देखते हैं केवल 25-30 किलोमीटर के बाद बालाबली, तो आपको एक बड़ा परिवर्तन उसमें दिखाई देता है। देश भर के करोड़ों श्रद्धालु ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी के दर्शन के लिए आते हैं और गंगा नदी का वैभव उनको मोह लेता है। लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती, हर की पैड़ी, ये एक ऐसे स्थान है जहां पर लोग दूर दूर से, विश्व भर से आते हैं, स्नान करते हैं और अपने को धन्य समझते हैं। जिसको नदी से भी प्यार नहीं है वो इन स्थानों पर गंगा जी के स्वरूप को देख के स्वयं ही उसकी ओर आकर्षित होता है। लेकिन क्या कारण है कि उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा नदी का वो वैभव हमें नहीं दिखाई देता बिजनौर में या बालावली के बाद और फिर गढ़मुक्तेश्वर में, जो हरिद्वार में या ऋषिकेश में दिखाई देता। गंगा जल या गंगा नदी का जो पानी है वो बालावली तक आते आते बिल्कुल सूख सा जाता है। फिर बिजनौर के बैराज से कुछ पानी फिर जाता है और फिर गढ़मुक्तेश्वर में नजर आता है। बहुत सालों से हम ये चर्चाएं सुन रहे हैं कि गंगा क्या सूख रही है या हिमालय के ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं या पानी कम है। इन सब चीजों पर आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो इसके लिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। जब गंगा हिमालय से चलती है, यानी अगर हम उसको सीधे गोमुख से बोलें, गोमुख से भागीरथी निकलती है और अलकनंदा नदी जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। दो सबसे बड़ी नदियां हैं जिनको मिलाकर के गंगा देवप्रयाग में बनती है। तो हिमालय से भागीरथी निकलती है, हिमालय से अलकनंदा निकलती है और ये देवप्रयाग में गंगा बनाते हैं। और फिर गंगा देवप्रयाग से बहुत स्टीप नीचे ऋषिकेश की तरफ आती है। वो जानकारी हमने आपको अपने पुराने वीडियोस में दी है, आप उनको सबको देख सकते हैं। ऋषिकेश तक जो है गंगा के ऊपर कोई सिंचाई का बांध नहीं बना हुआ।
उत्तराखंड में जितने भी बांध गंगा नदी पे बने हुए हैं या बैराज जो बने हुए हैं, वो मुख्यतः इरिगेशन के नहीं हैं। वे हाइडल प्रोजेक्ट हैं या विद्युत या ऊर्जा पैदा करने वाली योजनाएं हैं, और पानी वापस अधिकांश का गंगा नदी में आ जाता है। तो ये पानी समय समय पर अगर बंद हो तो नदी सूख जाती है। जैसे आपने देखा हो कई बार टिहरी बांध में पानी कम होता है गर्मियों में, तो फिर पानी रोक दिया जाता है। उसके कारण से जो है पानी का जो टिहरी से देवप्रयाग के बीच भागीरथी है बहुत कम दिखाई देती है, और ऋषिकेश में भी उसका असर दिखाई देता है। लेकिन ऋषिकेश के बाद गंगा नदी पर सिंचाई के प्रयोजन से और पीने के पानी की सप्लाई के लिए जो विभिन्न क्षेत्रों में जाती है गंगा नदी का पानी डाइवर्ट किया जाता है। तो ऋषिकेश से मुनिकीरेती से आपने देखा हो गंगा पे राफ्टिंग होती है, बहुत सुंदर उसका दिव्य रूप दिखाई देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और भीमगौड़ा नामक एक स्थान है हरिद्वार में, और भीमगौड़ा के पास भीमगौड़ा में एक बैराज बना हुआ है, जिस बैराज से गंगा नदी का पानी डाइवर्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपर गंगा कैनाल या ऊपरी गंगा परियोजना में। और वो अपर गंगा कैनाल का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हर की पैड़ी। तो वो बैराज में पानी हर की पैड़ी के लिए जाता है, और फिर उसके बाद जो है कनखल और आगे होते हुए वो उत्तर प्रदेश के, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए वो पानी दिया जाता है। अब अगर हम उसको इस संदर्भ में देखें कि कितना पानी गंगा का जो है वो बैराज से छोड़ा जाता है और मुख्य नदी में कितना पानी रहता है, तो इसका एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिंपल सी आंकड़ा है, ये समझ लीजिए कितना, क्योंकि हम सब लोग एक साधारण से समझ के हिसाब से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो उसके अंकों के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि जैसे मानसून में जब गंगा अपने पूरे उसमें बाढ़ का पूरा पानी रहता है, तो एक खास बात ये होती है कि बाढ़ के पानी की विभीषिका जो है वो नदी झेलती है। बाढ़ के पानी का असर जो है वो जो कैनाल्स हैं उन पे नहीं पड़ता, क्योंकि कैनाल के गेट्स या कैनाल के लिए जो पानी है वो कम छोड़ा जाता है, और जो मुख्य पानी है वो नदियों में ही प्रवाहित करने दिया जाता है। उसके कारण है कंक्रीट, पत्थर, बालू, रेत सब आती है, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो मानसून के समय में जो ऋषिकेश में भीमगौड़ा में जो पानी का स्तर है वो लगभग लगभग 1,93,000 क्यूसेक के करीबन प्रति सेकंड होता है, और एक 48,432 भी है। तो मतलब कुल मिलाकर के 1.5 लाख से 2 लाख के बीच क्यूसेक पर सेकंड का वहां पर पानी रहता है। और हर की पैड़ी के लिए ये मात्र जो है 8,000 से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, और बाकी पानी नदी पे ही रहता है। तो इसके कारण से जो है आप देखिए कि 1,38,000 क्यूसेक सेकंड पानी जो मुख्य नदी में होता है, इसलिए नदी भरी हुई नजर आती है। और हर की पैड़ी में जितना पानी है उतना ही रहता है, या जो नहरों में जितना पानी, क्योंकि नहरों की एक क्षमता है, सीमित है। अब अगर हम देखें सामान्य दिनों में, गर्मियों के मौसम में जब पानी, हालांकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अ, बांध बने हुए हैं और बांधों से पानी का नियंत्रण है। तो साधारण गर्मी के मौसम में, सीजन में, यानी कि अप्रैल से लेके और जून तक, और उसके बाद फिर अक्टूबर से लेके, और या ये कह सकते हैं कि अक्टूबर से लेके और जून तक का जो सीजन है, वो उसको हम लीन मौसम कह सकते हैं, लीन सीजन कह सकते हैं। और लीन सीजन में जो है भीमगौड़ा के पास जो मुख्य नदी है उसमें 8,000 से 10,000 क्यूसेक पर सेकंड की रफ्तार से पानी आता है, और सॉरी 10,500 से 13,000 क्यूसेक के बीच में पानी आता है, जिसमें से 8,000 से 10,000 क्यूसेक जो पानी है वो हर की पैड़ी के लिए या अपर गंगा कैनाल के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उस दौरान मुख्य नदी में 1,000 से
3,000, 2,500 से 3,000 क्यूसेक पर सेकंड पानी बसता है। इसलिए जब तक नदी बालावाली तक पहुंचती है तो हमको पानी दिखाई नहीं देता। ऐसा भी कहते हैं कि ये जो पूरा वैज्ञानिक बताते हैं कि 30% के करीबन पानी जो है वो वेपराइज हो जाता है, यानी कि उसके वाष्प बन जाता है, उड़ जाता है। और करीबन 40-50% पानी जो है वो ग्राउंड में भी जाता है, यानी कि भूतल से नीचे। तो इस कारण से जो बचा हुआ पानी है वो 50% करीबन पानी बचता है वापस जाने के लिए। और नदी सूखी भी दिखाई देती है गर्मियों में। फिर बालाबाली से आगे चले तो फिर एक बैराज बना हुआ है, बिजनौर बैराज। अब हम आपको यहाँ तक आप देखेंगे तो पूरा आपको दिखाई देगा कि हरिद्वार से लेके और गढ़मुक्तेश्वर तक दो दो मुख्य बैराज हैं। बैराज उसके बाद भी नदियों पे पूरे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम गढ़मुक्तेश्वर तक की बात कर रहे हैं। तो हरिद्वार में अपर गंगा कैनाल के लिए बैराज बना हुआ है। और बिजनौर में फिर कुछ नदियां गंगा जी में मिलती हैं, छोटी मोटी नदियां जो आसपास की हैं, वो उसमें विलय होती है तो थोड़ा पानी बढ़ता है। और पानी बढ़ने के बाद फिर भी जो है पानी 3,000 से क्यूसेक के करीबन 3,000 से 5,000 क्यूसेक पानी ही जो है वो छोड़ा जाता है गढ़मुक्तेश्वर के लिए। और बाकी जो पानी है वो फिर एक कैनाल वहां पर निकाली गई है जो मध्य गंगा नहर कहलाती है, उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर के बाद के जिले हैं मध्य उत्तर प्रदेश के, उसके लिए। और फिर आगे गंगा जी चलती हैं और फिर पहुंचती हैं गढ़मुक्तेश्वर में। और गढ़मुक्तेश्वर में फिर कई बार लोग कहते हैं पानी ही नहीं होता। तो फिर गंगा के पानी को और उस पे पानी लाने के लिए जो है शेरकोट नामक एक जगह है बिजनौर जिले में। शेरकोट में खो नदी पे एक बैराज बना हुआ है। तो खो नदी पे बैराज बनने के बाद जो है वो पानी जो है एक फीडर कैनाल के जरिए गढ़मुक्तेश्वर से पहले गंगा नदी में मिलता है। और इस प्रकार से पानी का लेवल बनाए रखने के लिए जो है अनेकों फीडर नहरों का, फीडर कैनाल का कई जगह पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे आपने देखा है कि अंग्रेजों के समय में भी, आगे भी जब आप इस यात्रा में हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको बताएंगे बंगाल में किस प्रकार से प्रयोग किए गए थे। और कई बार वो प्रयोग असफल भी हुए हैं, कोई सफल नहीं हुए हैं। और बहुत बार वो आवश्यकताएं थी तो चल रही थी। लेकिन फिलहाल जो है गढ़मुक्तेश्वर में जो है गंगा नदी पर जो है वो खो नदी से एक कैनाल शेरकोट से निकाली गई है। और वो पानी इसमें जाता है करीबन 600 क्यूसेक पर सेकंड के हिसाब से। तो एक प्रकार से जो लेवल ऑफ वाटर है गंगा नदी का यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर में वो बनाए रखने के लिए। और जब इन नदियों में पानी कमी होती है, अमूमन गर्मियों में होती है, इसलिए पानी बहुत कम दिखाई देता है। तो ये भी एक हकीकत है कि हिमालय का पानी आने से पहले, और भी दूसरी बात है, हरिद्वार से और ऋषिकेश के बाद से ही जो है सीवर लाइनों का भी एक जाल जो अभी तक प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं है। और बहुत कम इलाके जो हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से नहीं बने हुए हैं। उनकी एक अलग कहानी है। लेकिन ये क्योंकि अब जो गंगा मैदानी क्षेत्र में आ गई है तो इसमें न केवल सीवेज यानी कि जो हमारा पूरे शहर का गंदा नाला जो है कई स्थानों में बहते हैं, अपितु जो है बाढ़ में और अन्य समय में भी जो नाले उफनते हुए आते हैं वो भी नालों के जरिए फिर इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जो है जो फैक्ट्रीज हैं उनका भी जो वेस्ट है, उनका भी जो गलत पानी है वो भी नदियों में आता है। और इस प्रकार से जो है पॉल्यूशन का लेवल भी गंगा जी में बढ़ता है। और ये कहानी हम आगे जब पूरी यात्रा आगे चलेगी तो हम देखेंगे कि जो भी इंडस्ट्रियल टाउन है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर ये स्थिति ज़्यादा गंभीर है। फिलहाल गढ़मुक्तेश्वर तक पानी की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। गढ़मुक्तेश्वर के जाने के बाद ऐसे कुछ स्थान आएंगे जहाँ पर हमको गंगा का पानी वाकई में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड नजर आएगा। तो गढ़मुक्तेश्वर में आते आते जो है गंगा जी में पानी का लेवल बनाए रखने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। फिलहाल हिमालय की गंगा में हमारी यात्रा गढ़मुक्तेश्वर तक की यहीं तक है। यहाँ पर दिल्ली से आने के लिए बहुत आसान है, पहुँच सकते हैं आप नेशनल हाईवे के जरिए। क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, असल में तो बहुत गर्मी होती है।
और गर्मियों में बिल्कुल सूखा, इतनी भयानक तपन होती है। और पानी कई बार बहुत कम होता है। जब हम गए थे यहाँ पर तो मछुआरे तक हमको बताने लगे कि अब यात्री नहीं आ रहे हैं, और बहुत कम संख्या में ही लोग आते हैं जिनके बहुत ज़्यादा अपने व्यक्तिगत काम हो। जैसे लोग मुंडन के समय में या अंतिम संस्कार के लिए या कोई पूजा पाठ के लिए ही लोग आ पाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से लोग बहुत कम आते हैं, या फिर मेलों के समय में यहाँ पर एकत्र होते हैं। तो एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि हम सेव दी गंगा बोलते हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो धाम घाट बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, और उससे नीचे जो है कैसे उसको साफ रखा जाए उस पर अभी बहुत सफलताएं नहीं मिली हैं। उन पे हम जरूर आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन हिमालय की गंगा का उद्देश्य यही है कि हिमालय से लेकर के सुंदरबन तक या बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी की यात्रा, उसके उस पे लोगों की निर्भरता, उसकी महत्ता, इन सब से आपको आ, आ, रूबरू कराना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग के अंदर वो चेतना जगे कि ये भारत की सबसे महान नदी है, दुनिया की सबसे महान नदियों में एक मानी जाती है। भारत के करोड़ों लोग गंगा को जीने के साथ, जीने के बाद भी मानते हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि हम इस चीज को समझें कि इस नदी का महत्व कितना है। गंगा बचाओ का मतलब है यमुना बचाओ भी, और वो सभी छोटी बड़ी नदियां जो गंगा जी में मिलती हैं। क्योंकि अगर वो नदियां भी पॉल्यूशन में रहेंगी तो गंगा नदी में वो पॉल्यूशन आएगा ही आएगा। इसलिए आवश्यक है कि हर छोटी बड़ी नदी नाले हैं उनको बचाने की भी जरूरत है, जो पानी के जितने भी हमारे ऐसे स्रोत हैं, ताकि इस देश के ऊपर कभी जल संकट ना आए और इसके खाद्यान्न सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। हिमालय की गंगा में हिमालय से लेकर गढ़मुक्तेश्वर तक के जितने भी वीडियोस हैं वो हमारे हिमालय की गंगा यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। हिमालय की गंगा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और अपने मित्रों को भी दिखाएं, और आपके प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हमारे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। इस अंक में केवल इतना ही। अगले अंक में आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।